नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। अपन जो पिछले पेपर्स में इसरो 2018 जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात करते हैं पार्ट थर्ड की। इसमें से 50 क्वेश्चन मैं लेके चलूँगा। तो उसमें अपन 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो अपन 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं, जो अभी नए स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलें। हमारा नया चैनल है और आपके लिए ये यूजफुल और यूटिलाइज बातें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो 31वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि 31वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसरो 2018 का जो फार्मासिस्ट का पेपर लगा था उसी का ये जो पेपर है उसमें अपन बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। इनविट ये क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है, इंसुलिन कौन सा इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इसमें ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। मतलब ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज को रोकेगा, ग्लूकोज को बनने से रोकेगा ब्लड के अंदर, या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक तरीके से बिल्कुल सही है। तो मतलब ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है उसको इनहिबिट करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें बात करते हैं आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो वो नियो मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है ना, उससे ग्लूकोज बनता है। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से बनता है ग्लूकोज, तो ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसी को इनहिबिट करती है। मतलब ग्लूकोज को तो अपन को रोकना है तो इसको इनहिबिट कर देती है। ये इनहिबिट दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दे रखा है इसमें एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को तो अपने को बढ़ाना है। मतलब ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, ना कि ग्लूकोज लेवल को। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज और किसी लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ग्लूकोज से इसमें बनता है पायरुविक एसिड वगैरह बनता है। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाए। मतलब स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, ये करेक्ट आंसर हो गया। और ग्लाइकोजिनेसिस मतलब होता है ग्लाइकोजिनेसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन जीनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन करना, और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, ये ग्लाइकोजिनेसिस इसी को स्टिमुलेट करता है। तो इसका आंसर हो गया, ये 31वें का फर्स्ट आंसर हो गया। तो अपने सारे फैक्टर रिलेटेड डिस्कस करने हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द ओस्मियम सेंटम। ओस्मियम सेंटम जो तुलसी प्लांट होता है उसी का नाम है ओस्मियम सेंटम। तो तुलसी प्लांट को बोलते हैं ओस्मियम सेंटम। तो इसी को बोलते हैं होली बेसिल। इसका सिनोनिम है होली बेसिल। तो तुलसी जो प्लांट होता है सिनोनिम है होली बेसिल। अब इसके अंदर ये देखो बीटा सेंटोल एल्फा सेंटोल ये दे रखा है, ये इसका गलत है। इसमें बीटा सेंटोल एल्फा सेंटोल तो ये इसका नहीं होता। ये बीटा सेंटोल और एल्फा सेंटोल इसका नहीं होता, ये होता है ये। तो ये तुलसी का नहीं होता। तुलसी का तो होता है अपने यूजिनोल वगैरह होता है तुलसी का। तो यूजिनोल इसका करेक्ट आंसर है। यूजिनोल होता है जो 70 से 80% जो अपने एम्स फार्मासिस्ट में पूछा गया था अभी 2020 का जो पेपर लगा था कि यूजिनोल कितना परसेंट मात्रा में प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। तो इसका ये आंसर ठीक हो गया। ये क्या बोलते हैं इसको, होली बेसिल, इसका आंसर ठीक हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के अपन बात करते हैं, जो होली बेसिल को तो तुलसी बोला जाता है, और ये बीटा सेंटोल और एल्फा सेंटोल जो दिए गए हैं ये जो होते हैं सैंडल, SAN सेंटोल मतलब होता है सैंडल। तो सैंडल के जो ये सिनोनिम केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है ये एल्फा सेंटोल बीटा सेंटोल, ये सैंडल प्लांट के हैं। सैंडल प्लांट के है जिसको अपन चंदन की लकड़ी बोलते हैं। तो चंदन की लकड़ी का सबसे पहले मेन पार्ट होता है, तो हार्टवुड यूज की जाती है इसके अंदर। हार्टवुड यूज की जाती है, मतलब चंदन की लकड़ी के अंदर जो हार्टवुड होती है ये क्या होती है, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। और अपन जैसे बात करने वाले हैं, डिस्कस करें जैसे इसी की, ये होता है अपने रूट होती है। रूट के अंदर देश ये होता है, अंदर का जो होता है अंदर पार्ट, जो सेंटर पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं। हार्टवुड और जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं सेपवुड। तो सेपवुड और हार्टवुड तो होती है जो नॉन फंक्शनल पार्ट होती है, और सेपवुड होती है ये होती है मतलब नॉन फंक्शनल पार्ट होती है, और ये होती है फंक्शनल पार्ट। तो ये हार्टवुड जो सैंडल वुड हो गई तो उसको बोलते हैं हार्टवुड। तो ये अल्फा सेंटोल और बीटा सेंटोल इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जैसे 33वां क्वेश्चन है, फैटी एसिड, द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन को फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू किसके थ्रू हो जाता है, तो वो होता है एक्टिव फैसिलेटर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसफर, नॉन फैसिलिटेड ट्रांसफर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फैसिलिटेड ट्रांसफर। फैसिलिटेड ट्रांसफर जो होता है फैटी एसिड, एप से फैसिलिटेड, एप से फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, तो वो होता है फैसिलिटेड ट्रांसफर के थ्रू, फैसिलिटेड ट्रांसफर के थ्रू होता है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेल के अंदर होता है किन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, तो इसमें 3-4 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो अपन बात करते हैं इसी के अंदर, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एमिनो एसिड वगैरह, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ऑप्शन दे रखा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एमिनो एसिड, डोपामाइन वगैरह इसका ट्रांसपोर्ट होता है, एमिनो एसिड, डोपामाइन वगैरह। एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गया, जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन हो गया, पीटीटी, टायरोसिन और टायरामाइन, ये सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं। और जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टर में हो गया फैटी एसिड्स का होता है। और अब और एक और होता है एक होता है पेसिव डिफ्यूजन। पेसिव डिफ्यूजन ये मोस्टली ड्रग्स पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में जाती है। तो पेसिव डिफ्यूजन जो होता है लगभग 60 से 65% ड्रग्स जो ऑब्जर्व होती है वो पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जर्व होती है। तो इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें ये हो गया पेसिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद इन हाउ मेनी डेज फार्मास्यूटिकल शुड बी डिस्पेंस डाइल्यूट एक्वस मिक्सर को कितने दिनों में कितने दिनों तक फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकता है। तो इसमें आंसर दे रखे, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 7 डेज, 14 दिन और 21 दिन और 30 दिन। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 21 दिन। मतलब जो एक्वस डाइल्यूटेड एक्वस मिक्सर होता है तो 21 दिन तक अपन डिस्पेंस कर सकते हैं, 21 दिन बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, मतलब एक टेबलेट के ऊपर है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चारों तरफ मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, मोटलिंग। मोटलिंग जो होता है ये कॉम्प्रेशन डिफेक्ट है, ये अनइक्वल जो अपन बात करते हैं अनइक्वल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का, ये कंप्रेशन डिफेक्ट है, इस अनइवन कोटिंग ऑन टेबलेट। अब एक और होता है जैसे अनइवन कोटिंग, और एक तो कंप्रेशन टेबलेट हो गया, एक होता है कोटिंग। तो ये कोटिंग का जो डिफेक्ट आता है, कोटिंग डिफेक्ट आता है तो उसमें ऑरेंज पील इफेक्ट आता है, तो वो होता है ऑरेंज पील इफेक्ट। तो ये कोटिंग का हो गया, बल्कि ये जो अपन ने दे रखा है क्वेश्चन पढ़ा है जो कंप्रेशन डिफेक्ट है, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा, मोटलिंग हो जाएगा इसका आंसर। अपन बात करते हैं इसी के अंदर, जैसे स्टिकिंग एंड पिकिंग जो दे रखा है, स्टिकिंग एंड पिकिंग, तो ये दोनों टर्म आती है स्टिकिंग एंड पिकिंग। ये कोटिंग डिफेक्ट है जो डाई वाल से अडेयर हो जाते हैं, जो ये अडेयर टू डाई वाल। तो सबसे पहले तो स्टिकिंग, तो एस डी से याद रख सकते हैं। स्टिकिंग में क्या होता है, डाई वाल से अडेयर हो जाएगा, और पी से आ रहा है पी, ये पंच से अडेयर हो जाएगा मटेरियल, जो ड्रग का जो मटेरियल है जो इससे हो जाएगा, अडेयर हो जाएगा पंच से। तो इसमें ये बात कर सकते हैं अपन स्टिकिंग एंड पिकिंग की। अब इसी के अंदर दे रखा है केपिंग। अब केपिंग एंड लेमिनेशन ये 2 प्रोसेस होती है, केपिंग एंड लेमिनेशन। तो केपिंग में क्या होता है, एक टेबलेट होती है, तो टेबलेट का क्या करता है, सुपरफिशियल, मतलब ये बॉटम और कैप, कैप और बॉटम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी की अपन बात कर सकते हैं, टू पार्शियल टू कंप्लीट सेपरेट इनटू टॉप एंड बॉटम। पार्शियल टू कंप्लीट मतलब थोड़ा थोड़ा और पूरा, मतलब थोड़ा और पूरा जो पार्शियली सेपरेट हो जाता है, तो बॉटम एंड टॉप में, तो उसको बोलते हैं केपिंग बोलते हैं। बात रही लेमिनेशन की, लेमिनेशन में पार्शियल टू कंप्लीट 2 एंड मोर डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब 2 या 2 से अधिक लेयर, टेबलेट का 2 या 2 से अधिक लेयर में टूट जाना, तो वो होता है लेमिनेशन। तो ये ऐसे डिस्कस कर सकते हैं इसका पार्ट को। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर द कैप्सुलेशन सो फ्लो बाय द ग्रेविटी एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, मतलब ये से बोल रहा है। तो कैप्सुलेशन का जो टेम्परेचर रहता है, जो कैप्सूल के पार्टिकल्स जो फ्लो करते हैं उसका टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये डायरेक्ट आंसर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पार्शियल टू कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप एंड बॉटल। अभी जो डिस्कस करी थी पार्शियल से कंप्लीट,
मतलब एक टेबलेट का पार्शियल से कंप्लीट डिस्कशन होता है, तो वो होता है टॉप एंड बॉटम में। टॉप एंड बॉटम में मतलब दो लेयर में डिस्टिंक्ट हो जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा केपिंग। अब इसी के अंदर अपन लेमिनेशन की बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक लेयरों में इसका डिस्टिंक्ट लेयर बन जाती है, तो वो उसको बोलते हैं लेमिनेशन। अपन इसी में बात करते हैं पिकिंग और स्टिकिंग की। स्टिकिंग पी से आ रहा है पंच से एडर हो जाती है डाई वाल, और एस से स्टिकिंग से होता है डाई वाल से एडर हो जाता है ड्रग का मटेरियल। तो ये अब मोटलिंग होते हैं। मोटलिंग में क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट, तो ये हो गया मोटलिंग। और ऑरेंज पील आता तो कोटिंग डिफेक्ट आ जाता। कोटिंग डिफेक्ट में भी क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट बाई कोटिंग प्रोसेस। ये जो मोटलिंग है वो होता है कंप्रेशन डिफेक्ट। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंटीडोट फॉर द पैरासीटामोल ओवरडोजिंग। पैरासीटामोल की ओवरडोजिंग का एंटीडोट कौन है। अब इसमें अपन बात करेंगे पैरासीटामोल जो होता है पीसीएम जिसको बोलते हैं, पीसीएम जिसको बोलते हैं, तो उसको इसका एंटीडोट होता है एनएसी, नाक नेक से याद कर सकते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ये तो होता है एन एसिटाइल सिस्टीन, ये होता है। और एक का एक फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और होता है इसका, इसमें सी ऑप्शन में दे रखा है ना इसका, ग्लूटाथायोन। तो ये नेचुरल एंड फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है ग्लूटाथायोन। तो इसका ये आंसर भी इसी में एंटीडोट हो जाएगा, तो ये NaC आ जाएगा। और नेचुरल एंटीडोट पूछे तो ग्लूटाथायोन इसका आंसर चला जाता। तो मिल्क इज डिफिशियंसी इन द विटामिन। मिल्क डिफिशियंट मतलब कमी होती है, मिल्क में कौन सी विटामिन की कमी होती है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो पिछले अपन जो पेपर में डिस्कस करे थे उसमें पूछा था बनाना में कौन सी विटामिन की एब्सेंस होती है, तो उसमें विटामिन सी आ रहा था। और जो मिल्क के अंदर भी विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, उनकी कंप्लीट प्रोटीन होता है। मतलब जो मिल्क होता है वो कंप्लीट विटामिन होता है, मतलब सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ये कंप्लीट फूड है। तो अपन इसके अंदर विटामिन सी एब्सेंट होता है एक्सेप्ट विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए पूछा गया है, तो इसमें सी आंसर ठीक हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं विटामिन ए की। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए क्या होता है, ये शार्क लीवर ऑयल में प्रेजेंट रहता है। विटामिन ए शार्क लीवर ऑयल में प्रेजेंट रहता है। जो कैरेट इसका सोर्स है, मेन सोर्स में कैरेट हो गया। कैरेट से क्या होता है, कैरेट से बनता है बीटा कैरोटीन से बनता है विटामिन ए, बीटा कैरोसिन से बनता है विटामिन ए। तो ये प्रोसेस याद रखिए, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब इसी के ऑप्शन में बात करते हैं B2 की। इसी के ऑप्शन में अपन बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। सबसे पहले तो इसका नाम राइबोफ्लेविन, इसको बोलते हैं लेक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं इसको लेक्टोफ्लेविन। तो फ्लेविन से होगा येलो एंड ऑरेंज प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, येलो एंड ऑरेंज प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है ये येलो एंड ऑरेंज प्लांट्स। तो फ्लेविन से येलो एंड ऑरेंज प्लांट्स से प्रेजेंट रहता है। और इसमें जो रिंग होती है बीटा 2 में, तो वो रिंग थे आइसोएलेक्सोन रिंग। आइसोएलेक्सोन जो रिंग होती है इसमें प्रेजेंट रहती है बीटा 2 में। और जो विटामिन ए की अपन जो बात करते थे, इसमें रहता है बीटा आयोनिन रिंग प्रेजेंट रहती है। तो ये रिंग के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तो अपन ये याद रख सकते हैं। अब रही बात बीटा 2 की, जिस कमी से क्या हो जाता है, बीटा 2 की कमी से होता है विटामिन बी टू की कमी से होता है चिलोसिस और ग्लोसोटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर जिसको बोलते हैं फोटोफोबिया। चिलोसिस का मतलब होता है जो बच्चों के जो होंठ फट जाते हैं बचपन में, ऐसे दो होंठ के दो हिस्से हो जाते हैं, तो वो होता है चिलोसिस। जो माउथ फिसर वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं चिलोसिस। तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। और ग्लोटाइटिस मतलब होता है तो मजेंटा जो टंग होती है अपनी जीभ होती है, जीभ स्वेलिंग हो जाता है, और ये ऑरेंज कलर की मजेंटा कलर की हो जाती है। तो मजेंटा लाइक टंग स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर ग्लोसाइटिस में। अब आता है कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है, कॉर्निया अपने जो आँख का जो कॉर्निया होता है, जो कॉर्निया में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। तो इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। अब इसी के अंदर ऑप्शन की बात करते हैं विटामिन के की। अब विटामिन के की बात करते हैं अपन। विटामिन के जो होता है, जो कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी के से होता है, कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब जो ब्लड का क्लोटिंग करवाती है विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये पालक में, स्पेनिश में और कॉलीफ्लावर में इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसका ये सोर्स है। और जिसकी विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, ये करवाता है क्लोटिंग है, तो क्लोटिंग विटामिन के रहेगा तो क्लोटिंग होगी ब्लड की, अगर के नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब क्लोटिंग नहीं होगी, तो ये ब्लीडिंग करवाता है। तो ब्लीडिंग एंड हीमोरेज इसकी कमी से हो जाते हैं, इसकी कमी से, ये भी याद रखना है। और जिसके अंदर विटामिन के अंदर जो रिंग होती है वो नेप्था क्यूनिन रिंग होती है, 1,4 नेप्था क्यूनिन
नेफ्थाक्यूनिन रिंग होती है इसके अंदर, विटामिन के के अंदर। अब विटामिन के जो इस विटामिन के जैसे K1, K2 और K3, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन K1 किसको बोलते हैं, K2 और K3। तो ये प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेंट होता है, ये सिंथेटिक सोर्स से भी ऑब्टेंट होता है, और ये होता है एनिमल सोर्स से भी। तो K1 है जो प्लांट से, पहला तो हो गया प्लांट से, पी से पहला, पी से प्लांट, और सेकंड हो गया जो बैक्टीरिया कोलोनिक बैक्टीरिया से प्रेजेंट होता है, तो वो हो गया एनिमल सोर्स हो गया। दूसरा हो गया एनिमल सोर्स, और ये तीसरा हो गया जो सिंथेटिक सोर्स से प्रेजेंट होता है। अब इसके नाम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि K1, K2 और K3 के क्या क्या नाम है। K1, K2 और K3। अब K1 का जो अपन स्टार्ट करेंगे नाम, सबसे पहले होगा Kp, प्लांट से प्रेजेंट रहता है, ये होता है एनिमल से, और ये होता है सिंथेटिक। तो पी से प्लांट, पी से फाइलोक्यूनोन, एक तो ये हो गया फाइलोक्यूनोन। और एनिमल से एम की फीलिंग आ रही है, एम एनिमल से, तो इसमें हो गया मीफाक्यूनोन, मेनाक्यूनोन हो गया इसके, मेनाक्यूनोन। और सिंथेटिक ये हो गया मेनाडाइओन, ये हो गया, दोनों का मिक्सर होता है, ये मान लो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया मेनाडाइओन, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो मेनाक्यूनोन है, इसी को बोलते हैं फार्नोक्यूनोन, विटामिन K2 को जो फार्नोक्यूनोन, ये डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, उसके रिलेटेड 4 फैक्ट कम से कम डिस्कस करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कम डिस्कस हो रहे हैं अपने, तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 फैक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जहाँ पढ़ते हैं तो अपने चारों फैक्ट अपने अलग अलग समझ में आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम इज बेटर हीटिंग देन एयर फॉर स्टरलाइजेशन बिकॉज, मतलब जो सैचुरेटेड स्टीम बेटर हीटिंग एजेंट होता है स्टरलाइजेशन के लिए। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीटिंग जो लेटेंट जो हीट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो प्रेजेंट रहती है, इसके लिए ज़्यादा हीटिंग एजेंट स्टरलाइजेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हाई लेटेंट हीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 41 क्वेश्चन की, द टीयर सिक्रेशन कंटेंट एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम आल्सो नोन एज। टीयर सिक्रेशन, जो आप अपने आइज में जो टीयर आते हैं, आंसुओं में जो कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, तो वो लाइसोजाइम बोलते हैं उसको, लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होता है। जो इसकी पीएच होती है ब्लड की पीएच से सेम होती है, 7.4 पीएच होती है ब्लड की, तो इससे रिलेटेड होती है, प्लस माइनस 0.05 भी ऐसे दर्शा सकते हैं। जो इसकी ब्लड की रेंज होती है, या लेक्रिमल फ्लूइड की जो रेंज होती है, तो वो होता है 7.35 से लेकर 7.45, प्लस माइनस 0.5 लगाया, तो इसके रिलेटेड ये रेंज भी पूछा जा सकता है कि ब्लड की क्या रेंज होती है। एग्जैक्ट रेंज होती है 7.35 से 7.45 तक जो रेंज होती है। अब अपन इसी में बात करते हैं डायस्टेज की। डायस्टेज जो होता है, जो अपने सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, डायस्टेज अमाइलेज टाइलिन वगैरह जो इसको बोलते हैं, तो ये होता है सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं लाइपेज की। तो लाइपेज किस में प्रेजेंट रहता है, लाइपेज TCAL, टी काल से याद कर सकते हैं, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स में सीक्रेट होता है, ये होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और एमाइलेज और लाइपेज। तो ये जो पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, वो कंप्लीट एंजाइम होता है, इसके अंदर कंप्लीट एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको कंप्लीट एंजाइम पेनक्रियाटिक ग्लैंड। तो इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, तो लाइपेज प्रेजेंट होता है, वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो और ये जाइमेज ये एंजाइम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज, मतलब BCG वैक्सीन होती है कैसे सप्लाइड की जाती है, तो वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के रूप में सप्लाई की जाती है। तो BCG और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो दोनों ही वैक्सीन है, वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, रोटासोर्ट इज ए मशीन यूज फॉर द सॉर्ट आउट। रोटासोर्ट जो मशीन होती है, रोटासोर्ट मतलब सॉर्टिंग आउट, जो कैप्सूल बन के तैयार होते हैं, तो वो मशीन में एक मशीन के एक उसमें इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर मशीन जो कैप्सूल वगैरह जो इसके अंदर फिल होते हैं, इसको बोलते हैं क्यूट जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कैप्सूल फिल होते हैं, इसको क्यूट बोलते हैं। और जो मशीन लगी रहती है, उसमें जो सॉर्ट आउटिंग, मतलब उसको कटिंग वगैरह को छांटती है, सॉर्टिंग करती है। तो जो फील्ड कैप्सूल होते हैं, उनका कटिंग करने का काम होता है, सॉर्ट आउट करने का काम होता है रोटासोर्ट मशीन का। तो इसमें ये आंसर ठीक हो जाएगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन यूज फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट।
मतलब एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगा उसमें, जो प्रोजेस्टेरोन भी। तो ये कॉम्बिनेशन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रिपरेशन में कौन सा एजेंट यूज करते हैं, तो इसमें एस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, मतलब एस्ट्रोन तो एस्ट्रोजन की फीलिंग आ रही है, प्रोजेस्टेरोन में प्रोजेस्टेरोन की, तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोन है प्रोजेस्टेरोन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन बीपी इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन। प्रोजेस्टेरोन जो का इंजेक्शन होता है बीपी स्टेराइल सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं इथाइल ओलिएट, जो ऑयली सोल्यूबल है इथाइल ओलिएट, तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। अपने काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसके मैं थोड़ा पार्ट भी डिस्कस करूँगा। तो एक कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, कार्डियोसेलेक्टिव ब्लोकर विद वेसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी इज, मतलब जो कार्डियोसेलेक्टिव ब्लोकर होता है वेसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी तो पूछ रहा है, तो इसमें वेसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी होती है बीटा 1 ब्लोकर की, जो नेबिवोलोल वगैरह जो होता है इसमें, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मतलब आरएएस को इनहिबिट करती है, तो उसका आंसर हो जाए एसी इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। अब अपन बात करते हैं अपन इसी के अंदर बात करते हैं द एग्जाम्पल फॉर द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। एग्जाम्पल ऑफ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का जो एग्जाम्पल है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का जो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो साइट 4 पे, जैसे जैसे अपन डायूरेटिक में पढ़ते हैं, तो डायूरेटिक में ऐसे पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जो साइट 4 है यहाँ पे एक्ट करता है पोटेशियम डायूरेटिक, तो ये साइट 3 हो गई, और साइट सेकंड जो लूप ऑफ हेनले जो होता है, और ये होता है पीसीटी, और ये होता है डीसीटी। तो पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल समीप होती है, और डीसीटी मतलब डिस्टल जो दूर होती है, और ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये हो गया ग्लोमेरुलस, तो ये होता है साइड फर्स्ट होती है, ये अपनी साइड सेकंड हो जाती है, और ये ऊपर वाली जो साइड थर्ड हो जाती है, और ये होता है साइड फोर्थ। तो अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो होता है साइड 4 पे का पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एक तो होता है अमीलोराइड होता है, एक होता है ट्राइमटेरिन, ये दोनों होते हैं जो अमीलोराइड ट्राइमटेरिन, तो ये इसमें आंसर दे रखा है सी ऑप्शन में ट्राइमटेरिन। अब 49वें क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे द रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो एनिमल जो जैन वगैरह होता है, जैन और सेलेक होता है, तो जैन तो होता है वो होता है प्लांट में, और ये जो होता है सेलेक जो होता है एनिमल ओरिजिन का, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सिन्नामोन बार्क डज नॉट कंटेन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार से गलत हो गया था डायरेक्ट मेरे से देखने पे, तो इसमें पूछा है नोट कंटेन। सिन्नामोन बार्क में सिन्नामेल्डिहाइड भी होता है, और इसमें सिन्नामेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड ये सब होते हैं, और काउमेरिन भी होता है, तो इसके अंदर काउमेरिन नहीं, इसके अंदर टेनिन भी होता है, इसके अंदर डज नॉट कंटेन नहीं करता, तो ये काउमेरिन डेरिवेटिव नहीं है सिन्नामोन। ये इसके अंदर टेनिन प्रेजेंट होता है, बेंजेल्डिहाइड भी होता है, क्योंकि बार्क है तो बार्क में टेनिन प्रेजेंट होगा, बेंजेल्डिहाइड है ये, तो इसमें काउमेरिन इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। अब अपन आगे जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।